हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मोलाज गुरुकुल पे। हाय फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पाचन तंत्र से संबंधित सारे वीडियोस देखें। उसके बाद में यदि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो शरीर में होने वाली वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों द्वारा, मैंने आपको बताया था कि एंजाइमों द्वारा रासायनिक पाचन होता है। पाचन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें जो वृहद अणु होते हैं वो सूक्ष्म अणुओं में बदलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पाचन। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में होने वाली पाचन व श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? देखिए, पाचन और श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि जीवों के शरीर में होती है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पाचन अथवा डाइजेशन रासायनिक रूप से किस प्रकार की क्रिया है? पाचन रासायनिक अभिक्रिया तो है, पर रासायनिक रूप से किस प्रकार की क्रिया है? तो रासायनिक रूप से भी ये अपघटन प्रकार की या विघटन प्रकार की क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े अणु जो होते हैं टूट कर छोटे अणुओं में परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव पोषण प्राप्ति के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है? देखिए, मानव किससे पोषण प्राप्त करता है? दूसरे जीवों पर निर्भर है, इसलिए उसे परपोषी कहा जाता है। तथा ये भिन्न भिन्न प्रकार से या भिन्न भिन्न तरीकों से पोषण प्राप्त करता है, इसलिए वह विषमपोषी जीव भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पाचन की क्रिया की संपन्नता के आधार पर अमीबा में पाचन किस प्रकार का होता है? चूँकि पाचन की क्रिया कहाँ होती है? अमीबा में। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और कहा जाए तो उसकी जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है, इसलिए वहाँ पर एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो मैं बात करूँ कि वहाँ पर कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर पाचन का प्रकार क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानव व विकसित जीवों में पाचन की क्रिया कोशिकाओं के अंदर न होकर, देखिए ये खुद ही बता रहा है कि कोशिकाओं के अंदर नहीं होती है मानव या विकसित जीवों में, तो कोशिकाओं से बाहर आहार नाल में होती है। तो इस प्रकार का पाचन क्या कहलाता है? चूँकि अमीबा में तो कोशिका के अंदर हो रही है और विकसित जीवों में कोशिका से बाहर आहार नाल में होती है। आहार नाल का जो स्पेस होता है वहाँ होती है, तो ये पाचन क्या कहलाता है? बहिर्कोशिकीय पाचन। चलिए, कोशिका से बाहर है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, और अंतः कोशिकीय पाचन को इंट्रा सेलुलर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल का प्रारंभिक तथा अंतिम भाग क्रमशः होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आहार नाल का प्रथम भाग कहाँ से शुरू होता है? मुख से, और अंतिम भाग जहाँ से उत्सर्जन की क्रिया होती है, अंतर्ग्रहण की क्रिया कहाँ से होती है? मुख से, और उत्सर्जन या बहिस्त्रैपण की क्रिया कहाँ से होती है? गुदाद्वार से। तो प्रारंभिक भाग मुख और अंतिम भाग क्या हो गया? गुदा। क्वेश्चन नंबर 8, मुख में पाचन क्रिया से संबंधित उपस्थित संरचनाएं होती हैं। देखिए, मुख में पाचन क्रिया से संबंधित 3 संरचनाएं मैंने बताई थी, दंत मतलब दांत, जिह्वा टंग, लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के दंत जबड़ों में या मसूड़ों में धंसे होते हैं, ये पता है आपको। अतः मनुष्य के दंत क्या कहलाते हैं? इस आधार पर वो थिकोडोंट कहलाते हैं। आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में गर्त दंती, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, मतलब गड्ढों में धंसे हुए। क्वेश्चन नंबर 10, पूरे जीवन काल के दौरान मनुष्य के दंत या दांत 2 बार आते हैं। डेफिनेटली एक जीवन काल में 2 बार आते हैं, अतः मनुष्य के दांत इस आधार पर क्या कहलाते हैं? तो डाइफाइडोंट कहलाते हैं। इंग्लिश में द्विबार दंती मतलब 2 बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के दंत एक समान आकृति व आकार के न होकर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब 4 प्रकार मैंने बताए थे आपको, दंत के 4 प्रकार होते हैं मनुष्यों में, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस आधार पर मनुष्य के दांत क्या कहलाते हैं? तो इस आधार पर मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट कहलाते हैं, विषम दंती कहलाते हैं। यहाँ विषम का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? बताई थी मैंने आपको, 32 होती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक वयस्क मनुष्य के निचले जबड़े का नाम क्या है? देखिए, मैंडिबल में दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है? टोटल 32 दांत होते हैं, 32 टिथ होते हैं। तो एक जबड़े में 16 होंगे और दूसरे जबड़े में भी 16, मतलब ऊपरी जबड़े में 16, निचले जबड़े में भी 16। यहाँ पर मुख्य तौर पे क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो वही सेम क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में दंतों की संख्या कितनी होगी? तो भी 16 होगी। ऊपरी जबड़े में 16, निचले जबड़े में भी 16। पर याद रखने के लिए यहाँ पर आप याद रखिएगा कि निचले जबड़े का नाम क्या है? मैंडिबल।
और ऊपरी जबड़े को क्या कहा जा सकता है, मैक्सिला। ये भी यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला या इसे दंत विन्यास भी कहते हैं, क्या होता है? तो याद रखिएगा आप 21-23/21। तो इसको मैंने बहुत डिटेल से, है ना, पाचन तंत्र के वीडियो में समझाया है ना। पाचन तंत्र का जो सेकंड वीडियो है, पार्ट सेकंड है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया, आप ज़रूर देखिएगा, है ना। आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक बालक में दंतों की संख्या कितनी होती है? दांत कितने होते हैं बालक में? एक बालक चाइल्ड की बात करें तो उसमें 20 दांत होते हैं और वयस्क में 32। चलिए, और जबड़ों की बात की जाए यहाँ पर, कि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि बालक में दंतों की संख्या एक जबड़े में कितनी होती है, तो 10 हो जाएगी, और दूसरे जबड़े में भी 10, मतलब मैक्सिला में भी 10 और मैंडिबल में भी 10। यहाँ पर और क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एक वयस्क मनुष्य में स्पष्ट कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, बिल्कुल, है ना। आपको नाम भी बताए थे मैंने, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंग्लिश में बोले तो इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो उसमें पहले प्रकार के दांतों का कार्य पूछा है इसने कि कृंतक या इंसाइजर्स का क्या कार्य होता है, तो काटने का कार्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रदनक दंतों का क्या कार्य होता है, तो चीरने फाड़ने का कार्य होता है। यहाँ से 2 और क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, पर मैं आपको साथ के साथ बताता जाता हूँ कि कृंतक जो दांत होते हैं वो काटने का कार्य कर रहे हैं और रदनक दांत क्या कार्य कर रहे हैं, चीरने फाड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो मांसाहारी जीवों में कौन से दांत अधिक विकसित होते हैं? तो यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा, रदनक दांत, क्योंकि चीरने फाड़ने कार्य करते हैं रदनक दांत। तो मांसाहारियों में अधिक विकसित भी कौन से होंगे, रदनक होंगे, कैनाइन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक का निम्न में से कार्य क्या है? तो चवर्णक, जो अग्रचवर्णक होते हैं वो पीछे की ओर उपस्थित होते हैं, है ना, पार्श्वली, हम कह सकते हैं लैटरली पार्श्व में स्थित होते हैं, दाएं बाएं, और पीछे की ओर दाढ़ें जो अपनी अपन होती है, चवर्णक अपन कह सकते हैं, और बहुत मोटे प्रकार के टिथ होते हैं जो भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं, है ना, तोड़ने का कार्य करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। ये तीनों कार्य किसके हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक के। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, दंत सूत्र, मैंने आपको अभी पिछली बार बताया था, दंत सूत्र, इसको दंत विन्यास भी कहते हैं, के आधार पर मुख गुहा में पार्श्व रूप से कौन से दांत विन्यासित होते हैं? देखिए पार्ट्स का मतलब दाएं बाएं, मतलब पीछे की ओर। सेंटर में तो कौन से होंगे, कृंतक होंगे, इंसाइजर्स। फिर पार्श्वली हम बढ़ते जाएं तो फिर होते हैं रदनक आते हैं। उसके बाद में क्रम बता रहा हूँ मैं आपको, सेंटर में आपके कृंतक हो गए, उसके बाद में पार्श्वली हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर रदनक आएंगे, फिर अग्रचवर्णक आएंगे, और एट लास्ट क्या आएंगे, मोलार्स आएंगे या चवर्णक आएंगे। तो पार्श्वली सबसे पार्श्व में कौन से स्थित होते हैं, तो चवर्णक तित उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक दंत की संरचना में वह भाग जो जबड़े या मसूड़ों में दसा हुआ होता है कहलाता है। चलिए, तो एक दंत की संरचना मैंने आपको डिटेल से बताई है वीडियो में। वहाँ पर जो जबड़ों के अंदर, दांत का वह भाग जो जबड़ों के अंदर धसा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे जड़ें होती है पेड़ की, वो ज़मीन के अंदर धसी हुई होती है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, रूट कहते हैं, मूल कहते हैं। वैसे ही दांत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एक दंत संरचना में मसूड़ों से बाहर निकला ऊपरी भाग क्या कहलाता है? देखिए अंदर जो धसा हुआ भाग है वो मूल कहला रहा है, और ऊपरी भाग जो दिखाई देता है हमें वो क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है, क्राउन कहलाता है। ओके जी, क्राउन जैसे मस्तिष्क पे धारण किया जाता है, ताज, है ना, बिल्कुल हमारे जो पूरे शरीर के ताज होते हैं वो दांतों को ही माना जाता है, डेफिनेटली। हाँ, हंसी वहीं से ही प्राप्त होती है। चलिए, इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, एक और भाग होते हैं, एक दंत की संरचना में 3 भाग होते हैं, एक तो मूल हो गया, एक शिखर हो गया, इन दोनों के मध्य ग्रीवा भाग भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दंत संरचना में एक दंत का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है जिसमें दंत कोशिकाएं, ओडोंटोब्लास्ट, रुधिर वाहिनियां तथा तंत्रिका रज्जु उपस्थित होते हैं? दंत की संरचना में मैंने बताया था कि दांत का अंदर का भाग खोखला होता है, उसे क्या कहते हैं, कैविटी। देखिए ये कैविटी रोग वाली कैविटी नहीं है, ये ऑलरेडी एक दंत की सामान्य संरचना में उपस्थित होती है। ठीक है जी, दांत का अंदर का भाग खोखला होता है ऑलरेडी, उसमें बहुत सारे दांत की कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नर्व्स पाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, मज्जा गुहा कहलाता है या पल्प कैविटी कहलाता है। ये सामान्य संरचना है ना, ये कैविटी वो रोग वाली नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, दंत कोशिकाएं ओडोंटोब्लास्ट, दंत कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं।
किस पदार्थ का स्रावन करती है? देखिए दांत के अंदर जो मज्जा गुहा में ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती है वो एक डेंटिन पदार्थ का स्रावन करती है जो शिखर का भाग भी बनाता है। चलिए डेंटिन पदार्थ याद रखिएगा, है ना, दांत से डेंटिन। 26 दंत का शिखर भाग या क्राउन किस कठोर पदार्थ से आवृत होता है? देखिए जो क्राउन होता है, जो दांतों का ऊपर का भाग हमें दिखाई देता है, वो बहुत कठोर पदार्थ से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है। उसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, दंत वल्क कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। और एक और मोस्ट क्वेश्चन की 27 मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो भी क्या कौन सा होता है? इनेमल होता है, याद रखिएगा। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल। चलिए जैसे जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इनेमल घिसता जाता है आयु बढ़ने के साथ साथ में, या हम किसी ऐसा भोजन करते हैं जिससे वो ज़्यादा वहाँ फ्रैक्शन होता है, तो ऐसी स्थिति में जब इनेमल घिसता जाता है तो वो डेंटिन पदार्थ के संपर्क में आता है, मज्जा गुहा के संपर्क में आता है, तो वहाँ पर सेंसिटिविटी भी बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 दूध के दांतों में, है ना, दूध के दांतों में मतलब बालक में कौन से दांत होते हैं? दूध के दांत एक बार आते हैं, दूसरी बार आते हैं द्विबार दंती। तो दूध के दांतों में कौन से प्रकार के दांत अनुपस्थित होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। अग्रचवर्णक, मैंने बताया था आपको कि जो दांतों का फॉर्मूला किस में होता है? बालक में क्या होता है? 2102/2102 होता है। मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, मैं ऐसे ऑरली आपको बता रहा हूँ कि कितना होता है। 2102/2102 होता है। देखिए मुख्य मुख्य क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको करिएगा। 2102, इसमें जो 0 है वो दंत विन्यास के अकॉर्डिंग कौन सा दांत है? तो अग्रचवर्णक है, प्रीमोलार दांत है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बालक में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो अग्रचवर्णक प्रकार के दांत नहीं होते हैं। क्वेश्चन 29 एक वयस्क मनुष्य के तुलना में बालक में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी कम होती है? देखिए दंत विन्यास के अकॉर्डिंग, है ना, एक वयस्क के अंदर दांतों का विन्यास क्या होता है? 2123/2123 और बालक में होता है 2102/2102। इसके अकॉर्डिंग मोलार्स की संख्या वयस्क में कितनी हो जाएगी? वयस्क में तो 12 हो जाएगी और बालक में हो जाएगी 8। ओके, तो कितनी कम हो गई? 4 कम हो गई। मतलब बालक में वयस्क की तुलना में 4 मोलार्स कम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। एक वयस्क मनुष्य जो होता है, तो एक वयस्क मनुष्य व बालक में कृंतक दांतों की संख्या क्रमशः होती है। देखिए दंत सूत्र आप अच्छे से वीडियो में देखेंगे, आप इजीली याद कर पाएंगे, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप ज़रूर देखिएगा। एक वयस्क में मनुष्य में कृंतक दांत भी 8 होते हैं और बालक में भी 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एक वयस्क व बालक में रत्नक दंतों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 4 और 4 होती है। ये भी आपको रटना नहीं है, मैंने अच्छे से याद कराया है। क्वेश्चन नंबर 32 एक वयस्क में बालक में, है ना, एक वयस्क व बालक में अग्रचवर्णकों की संख्या क्रमशः है। तो यहाँ पर याद रखना है, मैंने बताया अभी जस्ट आपको ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 28 कि वयस्क में तो अग्रचवर्णक होते हैं, कितने होते हैं? 8, पर बालक में अग्रचवर्णक अनुपस्थित होते हैं, कितने होते हैं? 0। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 33 चलिए, एक वयस्क व बालक में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी है? क्रमशः कितनी है? तो अभी बताया मैंने 12 और 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 मुख गुहा के अधर तल पर, देखिए मुख गुहा मतलब ऑरल कैविटी या बकल कैविटी हम इसे कहते हैं, इसके अधर तल पे, अधर तल का मतलब क्या हो गया? नीचे की ओर। देखिए साइंस में आपको लैंग्वेज समझने की बहुत अच्छे से ज़रूरत होती है। यदि आप एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई आपको, तो आप साइंस के हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुख गुहा के अधर तल पर मतलब नीचे वाले तल पर उपस्थित पेशीय जीवा, मतलब मस्कुलर टंग है, टंग बिल्कुल पेशीय होती है, उसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है। पेशीय जीवा में स्वाद का ज्ञान कराने हेतु विशिष्ट संरचनाएं कौन सी होती है? तो जीभ के अंदर उपस्थित जो स्वाद का ज्ञान कराने वाली संरचनाएं होती है वो होती है स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बर्ड्स, जो संबंधित होती है आपकी तंत्रिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 35 जीवा के अग्रभाग में मीठे स्वाद का अनुभव करवाने वाली कपाली तंत्रिका कौन सी है? तो अग्रभाग में उपस्थित जो स्वाद कलिकाएं होती है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, वो मीठे स्वाद का अनुभव कराती है। ये तो आपको याद रखना ही है। देखिए एक क्वेश्चन ये बन गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वो जो स्वाद का अनुभव कराती है मीठे स्वाद का, उससे जुड़ी हुई कपाली तंत्रिका कौन से नंबर की है? तो मैं जब तंत्रिका तंत्र आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारी तंत्रिकाएं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, है ना। तो चलिए ये 7वें नंबर की तंत्रिका है और मैंने यहाँ पर भी ट्रिक से आपको याद करवाया
करवाया था कि मीठा स्वाद बिल्कुल हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम इसका सेवन कर सकते हैं, इसलिए 7 नंबर की कपालीय तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 36, जिह्वा के पश्च भाग मतलब पोस्टीरियर है ना, में कड़वे, खट्टे या नमकीन मतलब पीछे वाले जो भाग होते हैं वो बाकी स्वाद होते हैं मीठे के अलावा, वो उनका अनुभव कौन सी कपाली तंत्रिका करवाती है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि पश्च भाग में कौन कौन से स्वाद का अनुभव होता है जीवा के, कड़वे, खट्टे, नमकीन, इस स्वादों का अनुभव पश्च भाग से करवाया जाता है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इसका अनुभव करवाने वाली कपाली तंत्रिका कौन से नंबर की है, तो 9 नंबर की। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि चूँकि जो कड़वा, खट्टा या नमकीन स्वाद होता है, मतलब कड़वा जो खट्टा स्वाद होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या कर देंगे, उसको मना कर देंगे, नो, है ना, मुझे नहीं चाहिए। तो 90 नंबर की कपाली तंत्रिका आप याद रख सकते हैं, 9 मतलब 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, जिह्वा में उपस्थित स्वाद कलिकाओं का संबंध होता है। अभी मैंने बताया कि ये स्वाद कलिकाएं तंत्रिकाओं या नर्व से संबंधित होती है, और वो कहाँ तक जाती है, तो मस्तिष्क तक जाती है, जो हमें स्वाद का परसेप्शन करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, लार ग्रंथियों या सलाइवरी ग्लैंड्स से किस पदार्थ का स्त्रावण होता है। तो डेफिनेटली लार का स्त्रावण होता है, पर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, सलाइवा। ओके, लार को क्या कहते हैं, सलाइवा का स्त्रावण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या व प्रकार क्रमशः है, कितने होते हैं, लार ग्रंथियों में संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, डेफिनेटली मैंने बताया था। और हर प्रकार कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि हर प्रकार एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए टोटल संख्या कितनी हो गई, 6। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य के कर्ण के नीचे मतलब कान के नीचे या कान के पूर्व कौन सी लार ग्रंथि उपस्थित होती है। तो कान के नीचे कौन सी लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथियाँ याद रखनी है, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया है वीडियो में, आप देखें, कर्णपूर्व ग्रंथियाँ इनको हिंदी में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य के ऊपरी जबड़े, नाम, मैग्जिला तथा जीभ के नीचे स्थित लार ग्रंथियां क्रमशः हैं। देखिए, ऊपरी जबड़े या मैग्जिला के नीचे कौन सी होती है, तो सब मैग्जिलरी होती है। इसको याद कराया था मैंने, सब का मतलब नीचे, मैग्जिलरी का मतलब मैग्जिला, है ना। तो मैग्जिला के नीचे कौन सी ग्रंथियां हैं, सब मैग्जिलरी ग्लैंड्स या अधोजंब, हिंदी में क्या कहते हैं, अधो का मतलब क्या होता है, नीचे, जंब का मतलब जबड़ा, कौन सा जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा, अधोजंब मतलब ऊपरी जबड़े के नीचे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ये पूछ रहा है 41 में ही कि जीभ या जीवा के नीचे कौन सी लार ग्रंथियां हैं। तो जीवा या जीभ के नीचे कौन सी है, अधोजीवा, हिंदी में डेफिनेटली अधोजीवा मतलब जीवा के नीचे। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सब लिंगवल, सब का मतलब नीचे, लिंगवल शब्द आता है लैटिन भाषा में जीवा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य की लार ग्रंथियों से स्रावित लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो मनुष्य की लार ग्रंथियों में लार जो पाई जाती है उसमें एंजाइम होता है लार एमाइलेज, क्योंकि एमाइलेज आहार नाल में और भी जगह निकलता है, आपको पता है, स्रावित होता है। तो जो लार के साथ स्रावित होता है उसे लार एमाइलेज कहते हैं, पर इसका दूसरा नाम आपको जरूर याद रखना है, इसको टाइलिन कहते हैं। टाइलिन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है ना, PTYLIN, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य की मुख गुहिका का मतलब हम कह सकते हैं ऑरल कैविटी का पीएच कितना होता है। देखिए, लार का पीएच होगा वही मुख गुहिका का पीएच होगा, है ना। तो पीएच कितना होता है लार का या मुख गुहिका का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में ही बन गया एक और, है ना, कि मनुष्य की लार का पीएच कितना होता है, तो 6.8 होता है। देखिए, और इसे हल्का स्यारी माना जाता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 7 से ऊपर स्यारीता बढ़ती जाती है। हम कहें कि जैसे जैसे मान बढ़ता जाता है पीएच का, वैसे वैसे स्यारीता बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आमाशय के अंदर जो अम्लता होती है उसके अकॉर्डिंग लार की जो पीएच होती है वो हल्की स्यारी होती है ना। चलिए, तो हल्का स्यारी होता है या उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित किस तत्व का पाचन करता है। तो जो एमाइलेज है मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, ठीक है, कि और हम संतुलित आहार का वीडियो भी लेके आने वाले हैं, जल्दी से देखिएगा, वो हर एक एग्जाम में आता है आपके। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको याद रखने के लिए कि किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की रोटी है, और रोटी को आपको याद रखना है, जैसे कोई भी रोटी मांगने वाला आता है तो वो कहता है कि एमाई रोटी दे, तो अपन याद रख सकते हैं एमाइलेज एंजाइम। ओके जी, तो एमाइलेज एंजाइम जो लार में पाया जाता है वो किसका पाचन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45,
टाइलिन या लार एमाइलेज की प्रक्रिया से स्टार्च या पॉलीसेकेराइड किस में परिवर्तित हो जाता है? देखिए, जब पाचन करता है स्टार्च का तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? माल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। माल्टोज एक प्रकार की डाइसेकेराइड शर्करा है, याद होगा आपको, यदि आपने वीडियो देखा है तो जरूर याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य में एक दिन में स्रावित लार की मात्रा, क्वांटिटी पूछ रहा है कि लार कितना स्रावित होता है। तो कितना स्रावित होता है? यदि ml में आए तो 1000 से 1500 ml, अपन इसको लीटर में परिवर्तित करें तो 1 से 1.5 है ना, 1.5 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 47, टाइलिन या लार एमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण किस लार ग्रंथि से होता है ना? पैरोटिड लार ग्रंथि, स्पेशली पैरोटिड लार ग्रंथि से ही किसका स्त्रावण होता है? टाइलिन का स्त्रावण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 48, लार सैलाइवा में उपस्थित वह पदार्थ जो जीवाणुनाशक का कार्य करता है। देखिए, जीवाणुओं को मारने के लिए लार में क्या होता है? लाइसोजाइम्स होता है। लाइसोजाइम्स पदार्थ पाए जाते हैं, एंजाइम भी कह सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, पैरोटिड लार ग्रंथियों का संक्रमण क्या कहलाता है? संक्रमण किनका? पैरोटिड का। चूंकि पैरोटिड लार ग्रंथियों का जब संक्रमण होता है तो गला सूज जाता है, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं? गलसुआ रोग। ओके, गलसुआ रोग, गलसुआ मतलब गले में सूजन वाला रोग। इसको इंग्लिश में मम्स कहते हैं और इसके लिए टीका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि गलसुआ या मम्स रोग के बचाव हेतु निर्मित टीका कौन सा है? तो MMR का टीका, याद रखिएगा आप। MMR की फुल फॉर्म क्या है? मिजल्स, मम्स और रूबियोला। चलिए, ये 3 रोग हैं जो वायरस से होते हैं, विषाणु जनित रोग है, याद रखना है। तो MMR टीका भी किसके लिए है? विषाणु जनित रोगों के लिए। हम पैथोलॉजी भी जल्दी से लेके आने वाले हैं आपके सामने, ठीक है जी। रोग विज्ञान, पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान, ओके। तो उससे संबंधित क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, उससे संबंधित वीडियोस भी लेके आएंगे, तो जरूर जुड़ते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 51, गलसुआ या मम्स रोग किस रोग कारक से होता है? विषाणु से होता है, वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 52, लार में, चलिए लार के संगठन में पूछ रहा है, ये कंपोजिशन है ना, कितना प्रतिशत जल होता है? तो ध्यान रखना, जो टोटल लार होती है उसका 99.5% क्या होता है ना, जल होता है, और 0.5% में अन्य चीज़ें होती हैं, जिसमें लाइसोजाइम्स हो गए, ठीक है जी, जिसमें आपका टाइलिन एंजाइम हो गया, जिसमें आपके खनिज लवण हो गए, सॉल्ट्स हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मुख गुहा में सर्वप्रथम पाचन प्रारंभ होता है, यह पाचन किस तत्व का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। देखिए, सबसे पहला आहार नाल का सबसे प्रथम भाग भी कौन सा है? मुख है। मुख गुहिका में पाचन हो रहा है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो सर्वप्रथम पाचन प्रारंभ भी कहाँ होता है? मुख में ही प्रारंभ होता है। और किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 54, पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का सामान्य मार्ग, कॉमन वे, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से वहाँ समझाया था वीडियोज़ में, ठीक है जी, कि पाचन और श्वसन तंत्र का सामान्य मार्ग क्या होता है? ग्रसनी होता है, फेरिंग्स होता है। क्वेश्चन नंबर 55, ग्रसनी या फेरिंग्स की भित्ति किस प्रकार की पेशियों से निर्मित होती है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि ग्रसनी जो भाग होता है वो जब पाचन तंत्र के लिए काम करता है तो वो निगलने का कार्य करता है, और निगलने के लिए वहाँ पर, चूँकि निगलने की क्रिया क्या है? एक ऐच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है, हम अपनी इच्छा से निगल सकते हैं, इसलिए निगलने के लिए जो पेशियाँ वहाँ उपस्थित होती है वो ऐच्छिक पेशियाँ होती है, आपको याद रखना है। देखिए, थोड़ा सा लिंक से याद करेंगे आप, अच्छे से वीडियोज़ से याद देखते हैं, डायग्राम से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। क्वेश्चन नंबर 56, चलिए, कर्ण व ग्रसनी, मतलब ग्रसनी का मतलब मुख गुहा है ना, मुख गुहा के आगे वाला भाग ही क्या होता है? ग्रसनी। तो कान और ग्रसनी को जोड़ने वाली नलिका, देखिए कान का संबंध भी ग्रसनी से होता है, तो इसको एक नलिका जोड़ती है, मतलब कान से एक नलिका आती है जो ग्रसनी में खुलती है, उसे यूस्टेकियन नलिका कहते हैं। ये शोर से हमारा बचाव करवाती है, नॉइस से हमारा बचाव करवाती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब कान की संरचना समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 57, ग्रसिका या ग्रास नली, भोजन नली का छिद्र या द्वार क्या कहलाता है? तो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया था, निगल द्वार कहलाता है ग्रसिका या भोजन का, क्योंकि ग्रसनी से होके, है ना, निगल द्वार के माध्यम से वो भोजन जो होता है वो कहाँ प्रवेश करता है? ग्रसिका में। क्वेश्चन नंबर 58, श्वास नली या ट्रेकिया या श्वसन मार्ग का द्वार क्या कहलाता है? तो श्वसन मार्ग का द्वार कहलाता है ग्लॉटिस या गांठी। ओके जी, ग्लॉटिस या गांठी कहलाता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 59, ट्रेकिया श्वास नली में भोजन को जाने से बचाने हेतु तो गांठी द्वार पर, देखिए अब कॉमन वे है ग्रसनी,
तो वहाँ से जो भोजन, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन प्रवेश करता है, तो वो ऐसी क्या संरचना है, ऐसी क्या वहाँ पर स्ट्रक्चर होती है जिसके माध्यम से वो सिर्फ भोजन नली में ही जा पाता है। तो याद रखना है कि जो ट्रेकिया या श्वास नली होती है उसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, जिसे हिंदी में तो सामान्य भाषा में तो गांठी ढक्कन कहते हैं, पर उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। तो इसका आंसर क्या है, एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 60, वयस्क मनुष्य में ग्रसनी की लंबाई होती है। तो वयस्क मनुष्य में ग्रसनी की लंबाई याद रखनी है आपको 10 से 14 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 61, वयस्क मनुष्य में ग्रसिका की लंबाई होती है, कितनी होती है, भोजन नली की लंबाई, देखिए ग्रसनी अलग है, ग्रसिका अलग है, याद रखिएगा। तो भोजन नली की लंबाई, ग्रसिका की लंबाई, ग्रास नली की लंबाई, ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ग्रसिका या भोजन नली में भोजन क्या कहलाता है। क्योंकि जब जैसे ही ग्रसिका में भोजन प्रवेश करता है तो वो आकार में गोल हो जाता है, और गोल आकार की चीज़ जो होती है, कोई भी वस्तु होती है, वो इजीली मूव कर पाती है, ठीक है जी, इसलिए टायर भी अपने गोल होते हैं। चलिए, तो बॉलस जो होता है वो बिना कम घर्षण के तो ऐसे इजीली आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ ग्रसिका में भोजन क्या कहलाता है, तो बॉलस कहलाता है, हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रसिका या ईसोफेगस की स्थिति मनुष्य में होती है। स्थिति का मतलब लोकेशन, कहाँ स्थित होती है ग्रसिका, तो वक्ष गुहा में, मतलब चेस्ट में स्थित होती है। थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा को अपन कहते हैं थोरेसिक कैविटी में स्थित होती है, बिल्कुल है ना, डायफ्राम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 64, कि ग्रसिका की भित्ति में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है। तो जो ग्रसिका की भित्ति होती है, मतलब दीवार में, मतलब भोजन नली की दीवार में किस प्रकार की पेशियां होती है, तो अनैच्छिक या अरेखित प्रकार की होती है। ये याद रखना, सामान्यतः जो भोजन नली होती है उसमें जो भोजन यदि प्रवेश कर जाता है तो वो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, वो धीरे फिर आगे वो मस्तिष्क के समन्वय के द्वारा एक गति, जिसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं, उस पर निर्भर करता है, वो उससे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकांश जो पेशियाँ होती है इसकी भित्ति में वो अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है, और हम इसको हिंदी में अरेखित प्रकार की पेशियाँ भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, मैं आपको जब पेशियाँ पढ़ाऊँगा, मसल्स पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, भोजन नली की आंतरिक परत का मतलब उपकला शब्द जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब परत है, याद रखना आपको, है ना। चलिए, तो भोजन नली की आंतरिक उपकला किस प्रकार की उपकला है, तो आपको याद रखना है कि भोजन नली की जो आंतरिक उपकला होती है उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो स्तरित का मतलब क्या होता है, लेवल में बहुत सारी परतें उपस्थित होती हैं वहाँ पर, और जो कोशिकाएं होती है किस प्रकार की होती है, सल्की होती है। सल्की मतलब स्कैल्स पाए जाते हैं वहाँ पर, चपटी प्रकार की स्कैल्स, अनियमित प्रकार की कोशिकाएं होती है। चलिए, उत्तक पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सल्की प्रकार की उपकला उत्तक बताऊंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ग्रसिका या भोजन नली में भोजन को आगे आमाशय में भेजा जाता है, ये तो आपको पता है। इस हेतु यहाँ पर उपस्थित गति है, अभी मैंने जिक्र किया था आपको कि यहाँ कौन सी गति होती है, हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं होती है, क्रमाकुंचन गति इसको कहते हैं, इंग्लिश में पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ग्रसिका में निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो ग्रसिका में आपको याद रखना है कि पाचन की क्रिया नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ जो भोजन आता है वो बस सिर्फ क्रमाकुंचन गति से आगे बढ़ता है, यहाँ पर किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, और यहाँ पर पाचन की क्रिया नहीं होती है। डन। क्वेश्चन नंबर 68, ग्रास नली अनुदैर्घ्य रूप से, मतलब लॉन्गिट्यूडनली, वक्ष गुहा से उदर गुहा में स्थित आमाशय तक जाती है, पता है आपको। इस दौरान वह किस संरचना को छेद कर उदर गुहा में प्रवेश करती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो डायफ्राम होता है, तनुपट जिसे हम कहते हैं, वो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, हिंदी में बोले तो वक्ष गुहा और उदर गुहा को विभाजित करने वाली संरचना है, तो बीच में एक बैरियर का काम करता है। तो इसको छेद के जो आपकी भोजन नली होती है वो इसको छेद के उदर गुहा में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 69, वक्ष गुहा व उदर गुहा को विभाजित करने वाली संरचना कौन सी होती है, तो भी आपको अभी बता दिया मैंने, डायफ्राम। इसका ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, मनुष्य की आहार नाल की बाहरी परत
जिसे अपन क्या कहते हैं, पेरिटोनियम, निम्न में से कहलाती है। जो स्पेशली आहार नाल की पेरिटोनियम जो बाहर की परत होती है वो सिरोसा कहलाती है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक बताई थी मैंने, सिरा। सिरा का मतलब क्या होता है, कॉर्नर, मतलब बाहर की जो परत होती है उसे क्या कहते हैं अपन, सिरोसा कहते हैं। अंदर की परत को अपन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 आ रहा है। मनुष्य आहार नाल की सबसे आंतरिक परत, देखिए अंदर वाली परत, जिससे श्लेष्मा या म्यूकस का स्रावन होता है, वो क्या कहलाती है। चूंकि इससे श्लेष्मा या म्यूकस का स्रावन होता है इसलिए इसको ध्यान रखना, आपको म्यूकोसा कहते हैं। इसका नाम म्यूकोसा भी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ से म्यूकस का स्रावन होता है। चलिए, हिंदी में कहते हैं श्लेष्मिका, है ना, श्लेष्मिका परत। क्वेश्चन नंबर 72, एक जीवित मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है। देखिए यहाँ जीवित और मृत व्यक्तियों में कई बार पूछा जाता है कि मृत व्यक्ति में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, एक जीवित में कितनी होती है। तो याद रखना आपको, जीवित व्यक्ति में हमेशा कम होगी आहार नाल की लंबाई, क्योंकि वहाँ पर जो आहार नाल होती है वो संकुचित अवस्था में रहती है, ताकि कम से कम स्पेस भी वो घेरती है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई होती है 4.5 मीटर, ठीक है, 4.5। क्वेश्चन नंबर 73 इसी से संबंधित आ रहा है कि एक मृत व्यक्ति मतलब डेड हो गया एक पर्सन, तो उसमें आहार नाल की जो पेशियां होती है वो शिथिल हो जाती है, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में आहार नाल के शिथिलन के फलस्वरूप उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 7 to 8 मीटर, मतलब 7 से 8 मीटर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, मनुष्य में आमाशय की स्थिति उदरगुहा में कहाँ होती है। देखिए आमाशय की स्थिति लोकेशन पूछ रहा है, आमाशय कहाँ स्थित होता है, तो आपको मैंने बताया था बिल्कुल वीडियो में। चलिए, तो तनुपट के नीचे होता है, डेफिनेटली डायफ्राम के नीचे तो होता ही है, पर कुछ बाईं ओर होता है, ये आपको और याद रखना है कि कुछ बाईं ओर होता है। जैसे हृदय जो होता है वो वक्ष गुहा में तो होता ही है, मध्य में होता है, पर थोड़ा सा बाईं ओर होता है, मतलब दोनों फुफ्फुसों के मध्य स्थान में होता है पर कुछ बाईं ओर होता है। वैसे ही जो आमाशय होता है वो तनुपट के नीचे होता है, कहाँ पर, उदर गुहा में, और बाईं ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, आमाशय का जो प्रवेश द्वार है तथा अंतिम द्वार है ना, क्रमशः क्या कहलाते हैं। आमाशय का पूछ रहा है, देखिए आहार नाल का तो मुख था और अंतिम क्या था, गुदा। यहाँ आमाशय का पूछ रहा है कि प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, तो प्रवेश द्वार कहलाता है कार्डिया, जो छेद होता है जिससे ग्रसिका से जो भोजन होता है बॉलस वो कहाँ प्रवेश करता है, आमाशय में। उस छेद को क्या कहते हैं, छिद्र को क्या कहते हैं, तो कार्डिया कहते हैं। और अंतिम जो छिद्र होता है, अंतिम छिद्र का मतलब जब आमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है, ग्रहणी में, छोटी आंत में, तो वो जो छिद्र होता है वो कहलाता है पाइलोरस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76, आमाशय के जो प्रथम भाग होता है ना, आमाशय का जो प्रथम भाग है उसे क्या कहते हैं, जठरागम भाग कहते हैं, कार्डियक भाग कहते हैं। वो किससे संबंधित होता है, मतलब संबंधित शब्द जहाँ पर आ जाए मतलब किससे जुड़ा हुआ होता है ना, किससे जुड़ा हुआ होता है। तो आमाशय का प्रथम भाग जठरागम भाग कहलाता है, और वो किससे जुड़ा हुआ होता है, ग्रसिका से। अभी मैंने बताया आपको कि ग्रसिका से ही भोजन कहाँ प्रवेश करता है, आमाशय में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना आपका, कि भोजन आमाशय से फिर कहाँ प्रवेश करता है, ग्रहणी में या ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, आमाशय का मुख्य भाग या मध्यम भाग क्या कहलाता है। तो आमाशय का मध्यम भाग जो मुख्य भाग होता है, जहाँ से मुख्य एंजाइम्स निकलते हैं, जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसे फंडस भाग कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, आमाशय के प्रवेश व निर्गम पर भोजन को नियंत्रित करने हेतु उपस्थित अवरोधनियाँ क्रमशः है। देखिए अवरोधनियों की जगह यहाँ पर और भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे संकोचक है, कपाट है, वॉल्व है। तो ये रोकने का कार्य करती है, भोजन को नियंत्रण का कार्य करती है, वापस बैकवर्ड भोजन नहीं जाए, तो उसके लिए अवरोधनियाँ यहाँ स्थित होती है। तो चूंकि मैंने बताया था कि प्रवेश द्वार जो छिद्र होता है वो कार्डिया कहलाता है, इसलिए यहाँ पर जो अवरोधनी होती है उसे कार्डियक अवरोधनी, तथा जो निर्गम द्वार होता है वहाँ पर जो छिद्र होता है उसको पाइलोरस कहते हैं। तो यहाँ पर जो अवरोधनी होती है उसे भी पाइलोरिक अवरोधनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, आमाशय में मुख्य पाचक रसों का स्त्राव, या अपन कह सकते हैं जठरस या गैस्ट्रिक जूस या आमाशय रस जो निकलता है वो किन ग्रंथियों से निकलता है। तो ध्यान रखिएगा आप, एक तो मुख्य भाग फंडस से निकलता है, और फंडस में उपस्थित होती है जठरीय ग्रंथियाँ या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उनसे ये स्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 80, आमाशय में श्लेष्मा का स्त्रावण करने वाली गॉबलेट कोशिकाएं किस भाग में सर्वाधिक होती है। देखिए आमाशय थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर होता है और हल्का सा ऑब्लिक होता है, तो ऐसी स्थिति में जो भोजन होता है वो आमाशय के अंतिम भाग में ज़्यादातर इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, और उसके साथ में HCl भी होगा। तो
ज़्यादातर अधिकांश ये रहता है कि HCl आमाशय के जो जठर निर्गम भाग है उसको ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है, तो वहाँ पर अधिकांश गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जठर निर्गम भाग में। ध्यान रखिएगा, जो पाइलोरिक भाग है, पाइलोरिक जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में गॉबलेट सेल्स पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्रावन करती है, और श्लेष्मा के कारण ही HCl से आमाशयी भित्ति का बचाव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, फंडस क्षेत्र में उपस्थित वह कोशिकाएं जो पाचक विकर ध्यान से समझिएगा, एंजाइम का हिंदी शब्द विकर है, तो विकरों का या एंजाइमों का स्त्रावन करती है। तो फंडस क्षेत्र में कौन सी कोशिकाएं? पैप्टिक या जाइमोजन कोशिकाएं। ये मैंने पूरा लिस्ट बना के वहाँ पर बताई है, आप देखिए वीडियो जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, आमाशयी भित्ति में उपस्थित वह कोशिकाएं जो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावन करती है, वो कौन सी है? तो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, इन्हें पैराइटल कोशिकाएं भी कहते हैं, इन्हें अम्लजन कोशिकाएं भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, आमाशय का pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, अत्यधिक अम्लीय होता है, ये तो हमें पता है, पर आमाशयी भित्ति की HCl से सुरक्षा करने हेतु स्त्रावन किसका होता है? अभी मैंने बताया आपको, श्लेष्मा ही वो होता है या म्यूकस ही वही होता है जो HCl से आमाशयी भित्ति की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 84, HCl की उपस्थिति के कारण जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस होता है का pH क्या हो जाता है? pH मान 1 to 2 मतलब 1 से 2, pH मतलब अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, आमाशय में भोजन लगभग कितने समय रहता है? तो ध्यान रखना है 3 से 4 घंटे तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 86, जठर रस या आमाशय रस में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, पैप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पैप्सिन प्रोटीन का, रेनिन दुग्ध प्रोटीन का और लाइपेज कुछ जो वसा का पाचन आमाशय में करता है। क्वेश्चन नंबर 87, पैप्सिनोजन व प्रोरेनिन। देखिए पैप्सिन और रेनिन जो एंजाइम होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन के रूप में। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पैप्सिनोजन व प्रोरेनिन एंजाइम के निष्क्रिय रूप हैं, इन्हें सक्रिय करने हेतु आमाशय में होता है। तो देखिए HCl ही ऐसा पदार्थ है जो इनको सक्रिय करता है और पैप्सिन और रेनिन में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 88, आमाशय में जीवाणुनाशक या बैक्टीरियोसाइडल का कार्य कौन करता है? मतलब आमाशय में भोजन के साथ में यदि जीवाणु आ गए हैं तो उनको मारने का कार्य कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, HCl करता है, अम्ल करता है। क्वेश्चन नंबर 89, आमाशय को स्वपाचन या ऑटोलाइसिस से बचाता है। देखिए वही क्वेश्चन है, बस रिपीट हो रहा है लैंग्वेज चेंज करके। स्वपाचन का मतलब होता है कि आमाशय खुद गल नहीं जाए HCl से, है ना, वो डाइजेस्ट खुद नहीं हो जाए, उसकी कोशिकाएं खुद डाइजेस्ट नहीं हो जाए, ऑटोलाइसिस इसे कहते हैं। तो इससे कौन बचाता है? तो श्लेष्मा बचाता है, गॉबलेट कोशिकाओं से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 90, आमाशय में मुख्यतः किस तत्व का पाचन होता है? तो आपको याद रखना है कि मुख्यतः एंजाइम पाए जाते हैं, पैप्सिन, रेनिन, लाइपेज। लाइपेज बहुत कह सकते हैं कि यहाँ बहुत कम वसा का पाचन होता है, क्योंकि वसा का मुख्यतः पाचन होता है आपका ग्रहणी भाग में, तो मुख्यतः यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 91, दूध में उपस्थित प्रोटीन जो होता है केसिन। देखिए दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? केसिन। पर कार्यरत एंजाइम कौन सा है? तो याद रखना है रेनिन, और नवजातों में ही ये एंजाइम निकलता है, ध्यान से समझिएगा। 2 साल की एज में या 2 वर्ष की एज में ये लुप्त होना प्रारंभ हो जाता है, मतलब क्योंकि कहते हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं वो 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि दुग्ध का ही फीड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में रेनिन वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में निकलता है दुग्ध प्रोटीन को बचाने के लिए, और लैक्टेज भी होता है जो लैक्टोज शर्करा को बचाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। जहाँ अभी हमने वीडियोज़ में देखा है लैक्टेज एंजाइम जो कहाँ निकलता है, आंतरिक रस में उपस्थित होता है। तो ये जो दोनों ही एंजाइम हैं जो दुग्ध से संबंधित है, रेनिन और लाइपेज, ये 2 वर्ष की आयु में लुप्त होने लगते हैं और 8 वर्ष की आयु तक पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, मतलब ये सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं। तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 92, दूध में उपस्थित शर्करा होती है, कौन सी शर्करा? लैक्टोज, अभी मैंने बताई आपको। और दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो केसिन। क्वेश्चन नंबर 93, आमाशय के पश्चात भोजन कहाँ प्रवेश करता है? आमाशय के पश्चात भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है, और ग्रहणी छोटी आंत का प्रथम भाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94,
आमाशय में जो क्रमाकुंचन तरंगे, देखिए वही क्रमाकुंचन गति और क्रमाकुंचन तरंगे द्वारा मथा गया भोजन जो ग्रहणी में प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है? तो आमाशय में जब पूरा पाचन हो जाता है भोजन का, उसके बाद में जब वो ग्रहणी में प्रवेश करता है तो भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है, याद रखिएगा आप। और ग्रसिका में भोजन क्या बताया था मैंने? बॉलस कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, वयस्क मनुष्य में ग्रहणी की लंबाई होती है। ग्रहणी की लंबाई, ये ध्यान रखिएगा, मैंने ग्रसिका की लंबाई भी बताई थी आपको 25 सेंटीमीटर होती है, और याद रखना आपको ग्रहणी की लंबाई भी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 96, छोटी आंत्र जो स्मॉल इंटेस्टाइन है के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो जहाँ से प्रथम भाग में आमाशय से भोजन प्रवेश करता है वो ग्रहणी कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, छोटी आंत्र का वह भाग जो आमाशय से संबंधित होता है वो क्या कहलाता है? देखिए वही चीज़ सेम कि आमाशय से जुड़ा हुआ कौन सा भाग होता है? अंतिम भाग जो आमाशय का होता है, पाइलोरिक भाग जिसे जठर निर्गम भाग भी कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है ग्रहणी ड्यूडेनम। क्वेश्चन नंबर 98, ग्रहणी भाग की आकृति क्या होती है? तो ग्रहणी भाग की आकृति सी आकार की होती है। मैंने डायग्राम अच्छे से आपको बना के बताया है, सी आकार, या सी को ही अपन यूँ थोड़ा सा दिशा घुमा दे, दिशा परिवर्तित कर दे तो यू आकार का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, छोटी आंत का द्वितीय तथा मध्यम भाग क्या कहलाता है? तो द्वितीय भाग जो छोटी आंत का होता है, मैंने ट्रिक से याद कराया था आपको कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, DJ ऑफ इंडिया, मतलब DJI। ओके, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो द्वितीय भाग या मध्यम भाग क्या कहला रहा है? जेजुनम कहला रहा है, इसे हिंदी में अग्रशुद्रांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ओके, छोटी आंत का तृतीय तथा अंतिम भाग क्या कहलाता है? ये याद रखिएगा, इलियम कहलाता है। लास्ट भाग अभी मैंने ट्रिक से बताया आपको, पश्च शुद्रांत भी कहते हैं, मतलब ये जेजुनम और इलियम दोनों को ही मिला के शुद्रांत हम कहते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, छोटी आंत का वह भाग जो बड़ी आंत के सिकम भाग से संबंधित होता है। देखिए बड़ी आंत जब शुरू होती है इलियम भाग के बाद में, इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का अंतिम भाग के बाद में, तो इलियम भाग से ही वो छोटी आंत का जो भाग इलियम होता है उसी से ही बड़ी आंत का सिकम भाग संबंधित होता है। तो इस प्रकार से हमने 101 क्वेश्चंस देखे। इससे आगे के क्वेश्चंस हमने पूरा टारगेट लिया है कि 2000 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी प्रकार से पार्ट्स आप देखते रहिएगा और क्वेश्चंस तैयार करके अपना मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ाते रहिए।